तो हाँ जी प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो क्या आप तैयार हैं? तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने वाले उन सभी बच्चों के लिए आप सभी का नया सेशन शुरू हो चुका है। 2026 में अगर आप बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और अगर आपका सपना है टॉपर बनने का, तो टॉपर की तरह शुरुआत से ही लगना होगा, शुरुआत से ही मेहनत करना होगा। और सबसे पहले हमें तो ये जानना है कि बाबू हमें पढ़ना क्या है, जिस विषय का हम तैयारी करेंगे उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है, हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है और किस तरीके से कहां से कैसे सवाल आते हैं। जब हमें यह समझ में आ जाएगा तो उस विषय में हम बढ़िया स्कोर करेंगे, और अगर हम बढ़िया स्कोर करते हैं मेरे लाला, तो बढ़िया हमारा रिजल्ट भी रहेगा। तो आइए आप सभी को मैं सौरभ सर स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सामाजिक विज्ञान, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय है, अपने आप में बहुत बड़ा भाग ये कवर करता है और सबसे ज्यादा बच्चों का सरदर्द बना रहता है। लेकिन मैं आपको सामाजिक विज्ञान इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि सारी चीजें एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगी। उससे पहले जानना है कि सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और कहां से बिहार बोर्ड वाले भैया सवाल पूछते हैं। तो आइए आज की वीडियो आपके लिए। और ये बात आपको मैं बता देता हूं, मैं आपको सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो आइए आज बारी है सामाजिक विज्ञान की। तो आज सामाजिक विज्ञान का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न एकदम सही, एकदम सटीक, जहां से आपके बिहार बोर्ड में सवाल भर भर के आते हैं और इससे बाहर आपको पढ़ना ही नहीं है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, सबसे पहले हम जानते हैं कि सिलेबस क्या रहता है, क्योंकि किसी भी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप टॉपर का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो टॉपर सबसे पहले यही बताता है कि आपको सिलेबस जानना होगा। सिलेबस आपने जान लिया तो सिलेबस के अनुसार आप पढ़ना शुरू कीजिए, और जिस दिन सिलेबस खत्म, सोच लीजिए कि आप टॉपर बनने की उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। अब आपको सबसे जरूरी है सिलेबस। तो बाबू सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का क्या सिलेबस रहता है? तो सामाजिक विज्ञान अपने आप में 5 भागों से मिलकर के बना है। इस 5 भाग को हम क्लास 9वीं और क्लास 10वीं में पढ़ते हैं। कक्षा 9वीं और 10वीं में हमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 5 भागों के बारे में अध्ययन करना है। तो पहला है इतिहास, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा है राजनीति शास्त्र, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तीसरा है अर्थशास्त्र, जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। चौथा है बाबू भूगोल, जिसको हम जियोग्राफी कहते हैं। और पांचवा है आपका आपदा प्रबंधन, जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। तो इन 5 भागों को मिला करके आपका एक सामाजिक विज्ञान बनता है। इस वजह से बच्चों का ये सरदर्द है कि सर आखिर पढ़े तो पढ़े क्या, छोड़े तो छोड़े क्या, और कहां से पढ़े जिससे नंबर बढ़िया आए। तो आज आपको मैं यही बताने वाला हूं जो जल्दी कोई बताता नहीं है। आ जाओ, देख लो चुपके से, आ जाओ भाई। तो सबसे पहले बारी है कि बाबू चैप्टर कौन कौन से हमें चैप्टर पढ़ने हैं इतिहास में, भूगोल में, अर्थशास्त्र में, नागरिक शास्त्र में और आपदा प्रबंधन में। तो आइए सबसे पहले बारी है इतिहास। इतिहास गवाह है कि जब जब धरती पे पाप बढ़ा है, तब तब इस पाप को मिटाने के लिए कोई देव और देवी ने जो है अवतार लिया है। तो इतिहास में कौन कौन से चैप्टर है? यूरोप में राष्ट्रवाद है, पहला चैप्टर। दूसरा समाजवाद एवं साम्यवाद है। तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है। चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर बाबू बिहार बोर्ड वालों का सबसे फेवरेट, मतलब कि ये दिलरुबा महबूबा जो भी कह लीजिए। तो भारत में राष्ट्रवाद, भर भर के सवाल। इतिहास में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन इस पाठ को पढ़ के चले जाओ। आपका 25 नंबर का इतिहास से सवाल पूछता है ना, जिसमें आपका 14 से 15 नंबर का सवाल यहीं से आता है, भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। छठा चैप्टर है शहरीकरण और शहरी जीवन। सातवां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। और आठवां चैप्टर है प्रेस, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद, जिसमें आपके शुरुआत के बाबू जो 4 चैप्टर है वो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर शुरुआत के 4 चैप्टर आपने कर लिया तो 25 नंबर में आप 22 नंबर पूरे लेकर के आ जाओगे इतिहास में। तो इतिहास के इन चैप्टर्स को आपने समझ लिया, ये आपका सिलेबस का अंग है। अब बारी आती है राजनीति शास्त्र, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। किसको? पॉलिटिकल साइंस को ही हम राजनीति शास्त्र कहते हैं। और राजनीति शास्त्र से बिहार के बच्चों को तो भाई खासा लगाव रहता है, सब बच्चा राजनीति के बारे में जानता है। तो राजनीति शास्त्र तो इतना मजा आएगा पढ़ने में कि आपको मैं क्या ही बताऊं। तो इसके चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये हमें पहला चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, उसकी क्या क्या कार्य है, उसी सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली के बारे में हमें दूसरे अध्याय में पढ़ना है।
तीसरे पाठ में बाबू पढ़ना है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तीसरा चैप्टर क्या है? लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। और चौथा चैप्टर में हमें पढ़ना है लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की क्या क्या उपलब्धियां हैं, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। पांचवा चैप्टर में और लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र जो लोकतांत्रिक देश होता है उसको लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए, लोकतंत्र तैयार करने के लिए उनके बीच कुछ कठिनाइयां आती है, कुछ चुनौतियां आती है। उन चुनौतियों के बारे में हम कौन से अध्याय में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो ये 5 चैप्टर राजनीतिक शास्त्र के हैं, जिसमें आपके शुरुआत के ये पहला, दूसरा और तीसरा बाबू गांठ बांध करके मेरे साथ पढ़ लीजिएगा, एक सवाल नहीं छूटेगा। और इतिहास का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भर भर के सवाल आपके आते हैं इतिहास से। ये समझ में आ गया। अब बारी है किसकी? अब बारी है हमें अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इनके बारे में समझ लेते हैं, और कहां से सवाल आते हैं ये भी मैं बताऊंगा। चुपके से बस देख लेना है, बस चुपके से। पहला चैप्टर पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ये पहला चैप्टर है आपका अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राष्ट्र की आय क्या है, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, ये सब कुछ हम किसमें समझेंगे? दूसरे अध्याय में, राज्य एवं राष्ट्र की आय में। तीसरा मुद्रा, बचत एवं साख के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा क्या होती है, बचत क्या होती है, साख क्या होती है, इसके बारे में हम तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर हमारी वित्तीय संस्थाएं। बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं हैं, उन वित्तीय संस्थाएं के बारे में हम आपके अर्थशास्त्र में चौथा अध्याय में पढ़ाएंगे, जो कि बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वस्तुनिष्ठ सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल आपके इस चौथे अध्याय से पूछे जाते हैं, दिमाग में बैठा लो गांठ बांधकर। पांचवा चैप्टर है रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार और सेवाओं के बारे में हम आपका पांचवा चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। छठा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 नंबर का सवाल आपका पक्का आता है। और सातवां चैप्टर है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण जो है इसका 7वां चैप्टर है। तो कुल आपके 7 चैप्टर है बाबू अर्थशास्त्र में, जिसमें कि आपके 5 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। बता दूं क्या? बता दूं तो इसका है, पहला है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास, दूसरा है रोजगार, हमारी वित्तीय, तीसरा, चौथा। ये बाबू आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये जो शुरुआत के 5 चैप्टर हैं पढ़ लो। अर्थशास्त्र में एक सवाल भी छूट गया, वस्तुनिष्ठ हो, लघु हो या दीर्घ हो, आप एग्जाम देकर के आना तो बताना। तो अर्थशास्त्र का समझ में आ गया कि चैप्टर कौन कौन से हैं। अब बारी है भूगोल, ठीक है। किसकी बारी है? भूगोल, जिसको हम जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो भूगोल में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने बाबू? तो पहला जो चैप्टर है वो है भारत, संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। भारत में जो संसाधन है और उसके उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पहला अध्याय में। भूगोल का पहला अध्याय भारत, संसाधन एवं उपयोग, ठीक है जी। दूसरा में कृषि, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। भर भर के सवाल आता है, इसमें से कौन सी रबी फसल है, इसमें से कौन सी खरीफ फसल है, ठीक है। उदाहरण दे देगा 4 गो, कौन सी खरीफ है, कौन सी रबी है, ठीक है। तो कृषि से भर भर के सवाल आते हैं। तीसरा चैप्टर है निर्माण उद्योग। तीसरा चैप्टर कौन सा है? निर्माण उद्योग। चौथा है परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन, संचार एवं व्यापार के बारे में हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे। पांचवा चैप्टर है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, ठीक है। आपका पांचवा सबसे ये महत्वपूर्ण चैप्टर है बिहार की कृषि और वन संसाधन। कितना प्रतिशत वन है, ठीक है, बिहार में कैसी कृषि होती है, किस तरह की आपकी मिट्टी पाई जाती है, इन सब के बारे में हम 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। और छठा चैप्टर है मानचित्र अध्ययन, ठीक है। मैप के थ्रू मैपिंग पढ़ेंगे, ठीक है, मानचित्र अध्ययन। तो इसमें बाबू पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और आपका ये 5वां चैप्टर, ये चैप्टर से आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा और 5वां पढ़ाऊंगा मैं आपको सब कुछ, लेकिन जिससे बिहार बोर्ड वाले का फेवरेट है ना, दिलरुबा महबूबा है, यही चैप्टर है, ठीक है जी। अब आइए आपका 5वां भाग, 5वां भाग जो कि सिर्फ क्लास 9th और 10th में ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। हालांकि सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र कहलाता है, लेकिन आपका क्लास 9th और 10th में एक भाग जुड़ गया है जिसको हम आपदा प्रबंधन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। तो इससे भी बाबू सवाल आता है, और इससे बाबू आपका 10 अंक का सवाल आता है, ठीक है। 10 अंक का, 10 अंक की गारंटी मैं आपको देता हूं, और वो मैं आपको करा दूंगा सिर्फ और सिर्फ
5 वीडियो में। 5 वीडियो में मैं आपको 10 अंक दे दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर दिलाने नहीं, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने भी आया हूं। जिंदगी के लिए आपको जरूरी है, ठीक है। जिंदगी में अगर ऐसी कोई आपदा आ जाए, ऐसी कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो क्या करोगे, इसलिए आपदा प्रबंधन जरूरी है। इस वजह से हम इसको सामाजिक विज्ञान के 5वें भाग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन से 10 अंक का सवाल आता है। इसमें कौन कौन से हमें चैप्टर पढ़ना है, इसको समझिए। पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। प्राकृतिक आपदा, जिसको हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, दो तरह की आपदा होती है, प्राकृतिक और मानवजनित। तो प्राकृतिक आपदा एक परिचय। प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे पहले अध्याय में। दूसरा, बाढ़ और सूखा, जो बाढ़ आ जाता है, जो सुखाड़ आ जाता है, इसका हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। भूकंप और सुनामी तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, कौन कौन सी व्यवस्था करेंगे अगर आपदा वाला समय आ गया तो। छठे चैप्टर में आपदा और सह अस्तित्व, ठीक है, छठा चैप्टर है आपदा और सह अस्तित्व। तो ये आपके कुल 6 चैप्टर हैं, लेकिन आपके मैं बोल दे रहा हूं शुरुआत के जो आपको 3 चैप्टर है बाबू, शुरुआत के 3 चैप्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा, बस आप इसको करके जाइए, 10 अंक आपके पूरे पूरे एकदम मिल जाएंगे। सिर्फ 5 वीडियो मैं दूंगा, लेकिन बाबू ये चैप्टर जितने भी हैं ये इतने जरूरी हैं, सिर्फ ये नंबर के लिए नहीं, आपको जीवन में आपकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, चक्रवात आ जाए तो क्या करना चाहिए, हर चीज बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से बस पढ़ते रहना। तो ये तो हो गया मेरा लाला कि सिलेबस क्या रहेगी, कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। अब हम ये भी तो जान लें कि सर कितने नंबर का सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है और सवाल कौन से भाग से कितना पूछा जाता है, ये जानोगे तब तो पढ़ोगे भाई। तो आइए हम जानते हैं अब एग्जाम पैटर्न। हमने सिलेबस समझ लिया, अब बारी है एग्जाम पैटर्न, क्योंकि सिलेबस के बाद दूसरा यही हमें समझना होता है कि एग्जाम पैटर्न हमें पढ़ना किस तरीके से है, कौन से भाग को जितना वेटेज देना है, जितना हम वेटेज देंगे। आइए, तो अब है बाबू एग्जाम पैटर्न, ठीक है। एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं, बिहार बोर्ड वाला कैसे सवाल बनाते हैं, तो सामाजिक विज्ञान का ये आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बाबू आपका 100 नंबर का जो पेपर होता है, कितने नंबर का, 100 अंक का पेपर होता है। कितने अंक का, 100 अंक का, ठीक है, जिसमें कि आप जो परीक्षा दोगे, जिसमें आपको 80 नंबर का सवाल दिखेगा। जब आप परीक्षा देने जाओगे मैट्रिक का, 80 नंबर का सवाल, 80 नंबर का सवाल का पेपर आपको लिखने को होगा। और 20 नंबर जो है प्रैक्टिकल, 20 नंबर ही जो आपका स्कूल में जो आप नामांकन कराए होंगे, जिसमें आपका नाम होगा, 20 नंबर स्कूल वाला देता है, ठीक है। अब उसमें आप कितना भी दे सकता है, वो स्कूल पे निर्भर है और आपके इमेज पे है, आपकी छवि पे है कि आपका प्रदर्शन कैसा है, आप कैसा परफॉर्म करते हो स्कूल में, ठीक है। हालांकि 20 में जो है 18, 19, 20 में 20 भी मिल जाता है। तो 80 नंबर आपके हाथ में है, जो आप खुद से स्वयं से लिख करके आओगे। अब इस 80 नंबर में कहां कहां से सवाल बनते हैं, सामाजिक विज्ञान का कौन से भाग से कितना सवाल पूछा जाता है, इसके बारे में समझते हैं। तो सामाजिक विज्ञान को 2 तरीके से सवाल पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। एक होता है ऑब्जेक्टिव, जिसको हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं, और दूसरा होता है सब्जेक्टिव, ठीक है, दूसरा होता है सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रूप में और दूसरा सब्जेक्टिव रूप में। ऑब्जेक्टिव आपका कुल बाबू 80 पूछा जाता है, कितना, कुल आपका 80 सवाल रहता है, ठीक है, लेकिन आपको जवाब देने रहते हैं सिर्फ और सिर्फ 40 का, कितना, सिर्फ 40 का आपको जवाब देना रहता है। तो आपके पास यानी कि 2 सवाल रहते हैं, उसमें से एक ही करना रहता है, ठीक है। तो 80 सवाल में से 40 आपको करना रहता है और हर सवाल 1-1 नंबर का रहता है। तो 40 गुने 1 कितना हो गया, 40 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव होता है वस्तुनिष्ठ। और इस 40 में 40 सभी बच्चों को मैं ला करके दिखवाऊंगा, देख लीजिएगा, इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको फोकस किस पे करना है, इस ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव में नंबर पूरा कबार लिए तो बाबू कोई नहीं रोक सकता है 450 प्लस, और पढ़ना ही है 450 प्लस के लिए, इससे कम तो भाई गुंजाइश ही नहीं है। तो समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव 80 पूछा जाता है, 40 को ही करना रहता है, तो 1-1 नंबर का होता है, 40 नंबर का हो गया ऑब्जेक्टिव। तो जब 40 का ही हो गया तो सब्जेक्टिव कितना का होगा बाबू, सब्जेक्टिव भी आपका 40 अंक का, कितना अंक का, 40 अंक का। अब बात यह है कि जो 40 अंक का सब्जेक्टिव होगा, उसमें कहां कहां से सवाल आएंगे। इसमें आपका लघु उत्तरीय भी होगा और दीर्घ उत्तरीय भी होगा, जिसको हम शॉर्ट आंसर टाइप कहते हैं, और दूसरे को लॉन्ग आंसर टाइप। जो लघु उत्तरीय होगा वो 2 नंबर का होगा, जो दीर्घ उत्तरीय है वो 4 नंबर का है, ठीक है। तो लघु उत्तरीय बाबू कुल आपका 24 पूछा जाता है, कितना, 24 को रहता है, जिसमें आपको जवाब कितने का देना रहता है बाबू, किसी 12 का, किसी
12 का। जैसे कि मैंने कहा कि लघु उत्तरीय एक सवाल 2 नंबर का, तो 24 को पूछ रहा है लेकिन आपको जवाब 12 को का देना है, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया, तो 24 नंबर का आपका लघु उत्तरीय पूछा जाता है। अब ये भी तो जान लिया जाए कि जो लघु उत्तरीय पूछता है 12 को, कहां कहां से, कौन कौन से भाग से पूछता है, कोई बताता नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं। काहे कि आपको टॉपर हम बना रहे हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले बात है इतिहास में। इतिहास में लघु उत्तरीय जो है आपका बाबू, लघु उत्तरीय जो है 6 को पूछता है जिसमें आपको कोई 3 को करना है। ठीक है, 6 को रहता है, किसी भी 3 को का जवाब देना है। उसी तरीके से सिविक्स, ठीक है, जिसको हम नागरिक शास्त्र कहते हैं, इसमें आपका 4 को पूछता है लेकिन आपको किसी 2 को का जवाब देना है। उसी तरीके से अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में भी 4 को पूछता है लेकिन किसी 2 को का जवाब देना है। अब आते हैं भूगोल, इसमें भी 6 को पूछता है लेकिन किसी 3 को का जवाब देना है। अब आते हैं आपदा प्रबंधन, इसमें भी 4 को रहता है, किसी 2 को का जवाब देना है। तो कितना हो गया बाबू, यहाँ पे 3 को हो गया, यहाँ पे 2 को हो गया, यहाँ पे 2 को हो गया, यहाँ पे 3 को हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो 3 2 5 2 7 3 10 2 12 हो गया ना, हो गया कि नहीं। तो पूछ रहा है 24 को लेकिन किसी भी 12 को आपको जवाब देना है, तो 24 नंबर का लघु उत्तरीय। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय जो होता है बाबू 4 नंबर का, एगो जो सवाल होता है 4 अंक का होता है। लघु तो बता दिए ना, ये 2 अंक का होता है एगो सवाल। तो ये बाबू कुल पूछता है आपका 8 को, कितना, 8 को पूछता है, जिसमें आपको जवाब कितना देना है मेरे लाला, सिर्फ 4 को का जवाब देना है। तो सोचो ना, 8 को पूछ रहा है, 4 को खाली जवाब देना है, तो कौनों 4 को का जवाब दे देना है। ठीक है, और ये 4 को पूछेगा, एगो सवाल 4 नंबर का, तो 4 को जब पूछ रहा है तो कितना हो गया, तो 16 नंबर का जो है बाबू दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है। कहां कहां से पूछता है इसको भी जान लेते हैं, कौन सा भाग ज्यादा जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले इतिहास के बारे में, इतिहास से 2 गो सवाल रहता है, करना आपको एक गो है। ठीक है, करना आपको एक गो है। उसी तरीके से नागरिक शास्त्र में, इसमें भी 2 गो सवाल पूछता है, करना आपको एक ही है। उसके बाद अर्थशास्त्र में, इसमें भी 2 सवाल रहता है, करना आपको एक ही है। भूगोल, भूगोल से भी 2 गो सवाल रहता है, करना आपको एक ही है। आपदा प्रबंधन से आपका दीर्घ उत्तरीय का सवाल नहीं रहता है। दिमाग में बैठा लिए, इससे पता चल गया ना जी कि आपदा प्रबंधन से दीर्घ उत्तरीय में सवाल नहीं पूछा जाता है। तो इतिहास से 2 गो सवाल रहता है, एगो करना है। भूगोल से भी 2 गो सवाल रहता है, एगो करना है। नागरिक शास्त्र से भी 2 गो सवाल रहता है, एगो करना है। और उसके बाद अर्थशास्त्र से भी 2 गो सवाल रहता है, एगो करना है। तो ये तो आसान है। कुल आपके 8 गो सवाल पूछे जाते हैं, 2 गो हो गया, लेकिन करना किसी 4 गो का है, तो 16 अंक आपका दीर्घ उत्तरीय। तो ये पूरा का पूरा बाबू एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पैटर्न को देखते हुए हमें तैयारी भी करना है, और इसी तैयारी के साथ हम आपको बेहतरीन तरीका से अब तैयारी भी कराएंगे। ठीक है जी, तो समझ में आ गया होगा एकदम मेरा हीरा। आपको बढ़िया से मैंने सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया। तो पहला स्टेप यही होता है, अगर आपको टॉपर तक पहुंचना है, टॉपर बनना है, 450 पार करना है, तो सबसे पहले सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न, कितने नंबर का सवाल आएगा, कहां कहां से आएगा, कौन कौन से चैप्टर जरूरी है, ये भी हमने बता दिया। कोई चैप्टर जरूरी नहीं बताता है तो बैठा लिए ना गांठ बांध के, कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब हमारी क्लासेस शुरू होगी, बस क्लास से जुड़े रहिएगा और आनंद लीजिएगा पढ़ाई का। देखिए कैसे मक्खन की तरह पढ़ाऊंगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान का जो डर खोपड़िया में सता रहा है, उसको दिल से मैं प्यार करा दूंगा। मेरा नाम है सौरभ सर, याद रखिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया मेरे लाला। तो बस क्लास से जुड़े रहिएगा, आपकी क्लासेस जो है अब लगातार बेसिस पे आती रहेगी। ठीक है, मैं आपको इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन पढ़ाऊंगा, और आपकी एक मैडम जी है जो आपको भूगोल पढ़ाएगी, वो भी प्यार से पढ़ाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, बहुत जरूरी होगा, तो आप अपने दोस्तों को भी भेजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।